नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरे प्रयास पसंद आ रहा होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज अपन शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले अपन ने नगरपालिका एक्ट के अध्याय 3 पढ़ लिए थे। आज अपना नया जो चैप्टर है वो 4 शुरू होगा और जो 4 चैप्टर है उसका हेडिंग है नगरपालिका की संपत्ति और इसकी जो धाराएं हैं वो 67 से लेके धारा 75 तक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चैप्टर बड़ा ही हार्ड है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बहुत मुश्किल से ये चीजें आपके समझ में आएगी। अगर और कहीं से आप पढ़ रहे हो तो शायद समझ में नहीं आएगा, मतलब और कोई बुक वगैरह से जहीं से भी आप पढ़ने की खुद से कोशिश करोगे तो शायद आपको समझने में मुश्किल होगी। मैंने इसको पूरा प्रयास किया कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा सकूं, तो प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर बड़ा ही क्या है, कंफ्यूजिंग है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी धारा की तरफ और आज की धारा रहेगी धारा 67 की तरफ। पहली बात तो अध्याय 4 है नगरपालिका की संपत्ति, इसका हेडिंग हो गया। इसके अंदर धाराएं कितनी आती है 67 से 75 तक। अपन देखते हैं नगरपालिका की धारा कौन सी है। धारा है 67। धारा कौन सी है 67? धारा 67 कहती है नगरपालिका द्वारा संपत्ति अर्जित यानी एक्वायर और धारण यानी होल्ड करने की संपत्ति। ठीक है, मतलब नगरपालिका संपत्ति को अर्जित कर सकती है और उसे धारण कर सकती है, एक्वायर कर सकती है और उसे होल्ड कर सकती है। ठीक है, नगरपालिका अपने कार्यों के लिए क्या कर सकती है, संपत्ति अर्जित कर सकती है। मतलब आप नगरपालिका, आपके क्षेत्र की नगरपालिका, नई नगरपालिका बनी है और उस नगरपालिका को क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, और उसका कोई काम है तो उन कामों को करने के लिए नगरपालिका को संपत्ति चाहिए, तो वो संपत्ति धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है। कौन सी धारा बता रही है, धारा 67 बता रही है। अच्छा, ये संपत्ति नगरपालिका की सीमा के अंदर होगी या बाहर होगी, तो ये संपत्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर भी हो सकती है और नगरपालिका की सीमा के बाहर भी हो सकती है। ये बताया गया संपत्ति कहां पर होगी, तो नगरपालिका एग्जाम में पूछेगा कि धारा 67 के अंतर्गत नगरपालिका जो संपत्ति अर्जित करेगी वो कहां कहां कर सकती है, तो ध्यान रखना नगरपालिका सीमा के अंदर और नगरपालिका सीमा के बाहर कर सकती है। ये संपत्ति कैसी हो सकती है, तो ये संपत्ति स्थावर भी हो सकती है और जंगम भी हो सकती है। स्थावर का मतलब तो होता है कि मतलब इमूवेबल, मतलब मूव नहीं कर सकता। जैसे आपने नगरपालिका ने कोई जमीन ले ली तो क्या जमीन मूव कर सकती है, क्या नहीं मूव कर सकती, वो जहां है वहीं रहेगी, मतलब स्थावर संपत्ति है। नगरपालिका ने मान लो कोई भवन ले लिया तो भवन कहीं इधर उधर मूव थोड़ी कर सकता है, तो ऐसी संपत्ति नगरपालिका अगर लेगी तो वो कौन सी संपत्ति होगी, स्थावर संपत्ति होगी। जंगम संपत्ति कौन सी होती है, मूवेबल। अब जंगम संपत्ति में नगरपालिका क्या ले सकती है, जैसे नगरपालिका ने मान लो कोई, आप ईओ साहब बन रहे हो और आपके लिए नगरपालिका ने कोई गाड़ी खरीदी, तो वो संपत्ति कैसी होगी, जंगम, मतलब इधर उधर चल सकती है। या फिर आप सपोज करो आपकी नगरपालिका ने क्या लिए, फायर ब्रिगेड वाली वो जो मशीन आती है जिसके द्वारा वो आग बुझाई जाती है, तो वो मशीन ले ली, तो वो भी कैसी होगी, जंगम संपत्ति होगी। तो कहने का मतलब है कि नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। कौन सी धारा के तहत कर सकती है, 67 के तहत कर सकती है। संपत्ति कैसी होगी, स्थावर भी हो सकती है और जंगम भी हो सकती है। संपत्ति कैसी होगी, स्थावर भी हो सकती है और जंगम भी हो सकती है। कहां ले सकती है, नगरपालिका की सीमा के भीतर भी ले सकती है और नगरपालिका सीमा से बाहर जाकर भी ये संपत्ति ले सकती है। ये संपत्ति कैसे लेगी, तो आप ध्यान रखना है, संपत्ति कैसे लेगी, दान द्वारा या गिफ्ट द्वारा ले सकती है। नगरपालिका संपत्ति को क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है, या संपत्ति को क्या कर सकती है, लीज ले सकती है, पट्टे पे ले सकती है। ठीक है, नगरपालिका संपत्ति कैसे लेगी, लीज के द्वारा ले सकती है। लीज का मतलब क्या है, उसने किराए पर ले लिया, या उसने मान लो 20 साल 30 साल के लिए उसे क्या ले लिया, लीज पर ले लिया। नगरपालिका ने संपत्ति क्या कर ली, परचेज कर ली। ठीक है, या नगरपालिका को किसी ने संपत्ति गिफ्ट कर दी, तो नगरपालिका संपत्ति को गिफ्ट में रूप में ले सकती है, नगरपालिका संपत्ति को परचेज भी कर सकती है और नगरपालिका संपत्ति को लीज पर भी ले सकती है। आया समझ में? तो धारा एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। धारा 67 क्या करती है, नगरपालिका द्वारा संपत्ति अर्जित करने की क्षमता है। अब ये संपत्ति कैसी होगी, स्थावर भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है। कहां हो सकती है, सीमा के भीतर भी हो सकती है और सीमाओं से बाहर भी हो सकती है। संपत्ति कैसे मिलेगी, तो दान द्वारा भी ले सकती है, गिफ्ट द्वारा भी ले सकती है, अपन कहते हैं परचेज भी कर सकती है, और अपन कहते हैं लीज या होल्ड भी ले सकती है। ये बात तो होगी धारा 67 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन धारा 68 की तरफ। धारा 68 क्या कह रही है, नगरपालिका में संपत्ति का निहित होना, यानी पहली बात कौन सी हो रही थी, अर्जित करना यानी खरीदना, और एक होता है निहित होना, निहित होना। ठीक है, नगरपालिका के अंदर संपत्ति क्या होना है, निहित होना है। यह धारा यह बताती है नगरपालिका स्थापना के समय नगरपालिका में, नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सभी सार्वजनिक संपत्तियां किसमें निहित मानी जाएगी, नगरपालिका में मानी जाएगी। यानी नगरपालिका की जब स्थापना हो रही है, पहले मान लो कोई गांव था, गांव में नगरपालिका थी क्या, नहीं थी, तो उस गांव के अंदर अब वो गांव क्या बन गया, नगरपालिका बन गया, और उस गांव के अंदर
जो भी भूमि है सरकारी भूमि है, ठीक है। अब वो किसमें निहित मानी जाएगी? नगर पालिका के अंदर। अब ऐसी भूमि में कौन सी आ सकती है? आप उस गांव की जो सड़कें होगी, पुल होगी, जो उस गांव के तालाब होंगे, कुएं होंगे, ये सारे के सारे किस में माने जाएंगे? नगर पालिका की संपत्ति मानी जाएगी। क्या इसके लिए अलग से बताना पड़ेगा? क्या नहीं, सरकार बोलेगी नगर पालिका की स्थापना के समय जो उस क्षेत्र में आ रही है सार्वजनिक संपत्तियां, वो सारी की सारी किस में निहित हो जाएगी? नगर पालिका में निहित हो जाएगी। लेकिन एक संपत्ति निहित नहीं होगी, कौन सी? नोट। ऐसी संपत्ति नगर पालिका मालिक नहीं होगी। अच्छा, पहले अपन बात करते हैं इसकी कि ये जो संपत्तियां नगर पालिका में निहित होगी, क्या उन संपत्तियों की नगर पालिका मालिक होगी? क्या नहीं, नगर पालिका उसकी मालिक नहीं होगी। यानी नगर पालिका को वो संपत्ति मिली है, उसकी वो मालिक नहीं है, अपितु क्या है? ट्रस्टी है, यानी न्यासी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो ट्रस्ट के रूप में उनका क्या करेगी? ध्यान रखेगी। मालिक नहीं है, बस उसके गार्जियन के रूप में ध्यान रखेगी, संपत्ति का अच्छे से यूज हो, उसके संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए आरक्षित भूमि इसमें शामिल नहीं होगी। सपोज करो राज्य सरकार ने कोई, मान लो खेल का मैदान है, उसके लिए संपत्ति को आरक्षित कर दिया, या उसने बोल दिया हॉस्पिटल के लिए आरक्षित कर दिया, तो क्या वो संपत्ति नगर पालिका? हाँ है नगर पालिका के पास में, लेकिन उस संपत्ति की नगर पालिका मालिक नहीं होगी, उसकी क्या होगी? ट्रस्ट के रूप में काम करेगी। ठीक है। यानी वो जिस काम के लिए आरक्षित है उस भूमि का उपयोग उसी काम के लिए होगा, दूसरे काम के लिए नहीं होगा। ठीक है। सरकार ऐसी भूमि को कभी भी वापस ले सकती है। यानी नगर पालिका को जो ये भूमि मिली है धारा 68 के तहत, वो सारी की सारी भूमि सरकार जब भी चाहे सरकार क्या ले सकती है? वापस ले सकती है। अगर नगर पालिका ने क्या किया है? उसका कुप्रबंधन किया है, उसका क्या किया है? कुप्रबंधन किया है, या फिर नगर पालिका ने उसे सरकार चाहे तो लोकहित में वापस ले सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा बता देता हूं। धारा 68 क्या कह रही है कि नगर पालिका में सीमित संपत्ति निहित होना। संपत्ति निहित कैसी होगी? कि नगर पालिका जब बन रही है तो उस नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सारी सार्वजनिक संपत्तियों की अब मालिक कौन होगा? नगर पालिका होगी। चाहे उसमें सड़क हो, पुल हो, पटरियां हो, जो भी हो, उन सब के मालिक कौन होगी? नगर पालिका होगी। ठीक है। अब नगर पालिका क्या उस संपत्ति की मालिक होगी? क्या नहीं, मालिक नहीं है नगर पालिका उस संपत्ति के। नगर पालिका के अधीन संपत्ति होगी, नगर पालिका सिर्फ उसकी ट्रस्टी होगी, मालिक नहीं है, ट्रस्टी होगी और उसका ध्यान रखेगी। फिर अपन ने बोला कि सरकार चाहे तो नगर पालिका को संपत्ति भी दे सकती है। उस संपत्ति में वो संपत्ति शामिल नहीं होगी जो, कौन सी संपत्ति? जो मान लो किसी विशेष कार्य के लिए आरक्षित संपत्ति है तो उसका काम उसी कार्य के लिए होगा और कोई कार्य के लिए नहीं होगा, नगर पालिका को सौंप दी। अब सरकार को लगा कि नगर पालिका को संपत्तियां, कोई संपत्ति सौंपी गई है और उसका नगर पालिका अच्छे से यूज नहीं कर रही है, तो सरकार उस संपत्ति को कभी भी वापस ले सकती है। दूसरा, सरकार को लगे कि लोकहित के अंदर ये चीज है, मान लो नगर पालिका को सरकार ने क्या दे दिया? भवन दे दिया, और सरकार को लगा कि यार ये भवन मुझे वापस ले लेना चाहिए, इसके अंदर मान लो हम पुस्तकालय खुला देंगे, लाइब्रेरी खुला देंगे, तो सरकार क्या उस भवन को वापस ले सकती है? बिल्कुल, सरकार ऐसे भवन को क्या ले सकती है? वापस ले सकती है। ठीक है। अपन देखते हैं अगली धारा की तरफ। हाँ, अच्छा, अगर अब बात करें कि कौन कौन सी संपत्तियां इसके अंदर शामिल होगी, तो थोड़ा सा ये भी देख लेना कि कौन सी संपत्ति है जो नगर पालिका में स्वतः निहित होगी। तो जैसे सार्वजनिक कुएं हैं, नगर पालिका क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब है, झरने हैं, में ऑटोमेटिक कौन किसकी संपत्ति माने जाएंगे? नगर पालिका। नगर पालिका बनी, उस नगर पालिका क्षेत्र का कोई भी सार्वजनिक कुआ है, वो संपत्ति किसका हो गया? नगर पालिका का हो गया। नगर पालिका बनी, उसकी स्थापना के समय नगर पालिका क्षेत्र में कोई तालाब है तो वो किसकी संपत्ति होगी? नगर पालिका की संपत्ति होगी। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कोई झरना है तो वो किसकी संपत्ति हो जाएगा? नगर पालिका की संपत्ति हो जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक जो खंबे हैं, लैंप है, स्ट्रीट लाइटें हैं, यानी नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी जो खंबे लगे होते हैं, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई होती है, उन सब संपत्ति का मालिक भी कौन होता है? नगर पालिका होती है। अब नगर पालिका की स्थापना हो रही है और मान लो पहले पंचायत समिति ने वो लगा रखे हैं, तो क्या आप पंचायत समिति ने लगाए तो पंचायत समिति मालिक होगी क्या? नहीं। कहने का मतलब है कि इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? नगर पालिका होगी। फिर अपन देखते हैं ठोस अपशिष्ट, ठीक है, और मृत पशु पक्षी। आपने कई बार देखा होगा कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कचरा पड़ा हुआ रहता है या कूड़े के ढेर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, या कोई पशु मरे हुए हैं, और आपका मन किया कि साहब मैं ये कचरा उठा के लेके आ जाता हूं, इसका मालिक तो कोई है नहीं, कचरे का कौन मालिक होता है? कचरे का कोई मालिक नहीं होता। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में पड़ा हुआ कचरा है वो किसकी संपत्ति होगा? नगर पालिका की संपत्ति होगा। आप उसे लेके नहीं जा सकते हैं। दूसरा, नगरपालिका क्षेत्र में जो मरे हुए पशु है जो पड़े हैं खुले के अंदर, क्या उसके मालिक नगर, बिल्कुल उसकी मालिक नगरपालिका होगी। उसकी, हाँ, वो बात दूसरी, वो पड़ा है नगरपालिका नहीं लेके जा रही है, लेकिन अगर आप लेके जा रहे हो, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी आगे और उन्होंने बोल दिया कि आप इसे कैसे लेके जा सकते हो, तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये तो सर कचरा है, इसको कौन ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, वो संपत्ति किसकी है? नगरपालिका की संपत्ति, आप उसे लेके नहीं जा सकते हो। मृत पशु पक्षी या नगरपालिका क्षेत्र के, वो भी किसकी संपत्ति हो जाएंगे? नगरपालिका की संपत्ति हो जाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र में घूमते आवारा पशु,
आपने देखा होगा नगरपालिका क्षेत्र के अंदर कुछ लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। अगर नगरपालिका उस पशु को पकड़ लेती है तो टाइम पीरियड अपन आगे पढ़ेंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर उनको बोला जाता है कि या तो अपने पशु ले जाओ, अगर आप नहीं लेके जाते हो तो ये पशु अब किसका हो जाएगा, नगरपालिका का हो जाएगा। कुछ पशु होते हैं जिनके कोई मालिक ही नहीं होते, धनी दोरी नहीं होते, तो ऐसे पशु अब किसकी संपत्ति होते हैं, नगरपालिका की संपत्ति होते हैं। नगरपालिका क्षेत्र में घूमने वाले जो भी कुत्ते, आवारा पशु जितने भी हैं, वो सब किसकी संपत्ति है, जिसका कोई मालिक नहीं है उसकी संपत्ति किसकी हो जाएगी, नगरपालिका की हो जाएगी। उसके अलावा आप देखते हो नगरपालिका क्षेत्र में जो सार्वजनिक नालियां हैं, सीवर लाइन है, ये सारी की सारी भी किसकी संपत्ति हो जाएगी, नगरपालिका में हो जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में स्थित जितने भी पार्क हैं वो कौन किसकी संपत्ति होंगे, नगरपालिका की संपत्ति होंगी। ठीक है, आपके जो भी पार्क वगैरह आप नगरपालिका क्षेत्र में देखते हो, उसके पार्क जो भी सार्वजनिक पार्क है उनके मालिक कौन है, नगरपालिका है। सार्वजनिक सड़कें, फुटपाथ, ठीक है, आपने देखा होगा नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आपके जो भी रोड गई हुई है, जितने भी मार्ग गए हुए हैं, उन सब मार्गों का मालिक कौन है, नगरपालिका है। उस मार्ग के किनारे जो फुटपाथ है उसकी मालिक भी कौन है, नगरपालिका है। उस फुटपाथ के ऊपर मान लो कोई आपने पेड़ लगा रखा है और पेड़ है तो उस पेड़ की मालिक भी कौन है, नगरपालिका है। आप ऐसे नहीं है नगरपालिका क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक भूमि के अंदर कोई पेड़ लगाओ और उस पेड़ के आप मालिक बन जाओ, नहीं, उस पेड़ का मालिक कौन होगा, नगरपालिका होगी। क्यों, क्योंकि वो कहां पे लगा हुआ है, सार्वजनिक भूमि पे लगा हुआ है। तो यानी नगरपालिका क्षेत्र में लगा हुआ चाहे पेड़ हो चाहे कुछ भी हो, सार्वजनिक भूमि पर लगा हुआ तो उसकी मालिक कौन होगी, नगरपालिका होगी। वे सभी जमीनें जो निजी नहीं हो, जैसे पार्क हो गया, मैदान हो गया, मतलब नगरपालिका क्षेत्र में निजी भूमि जो है उसको छोड़ के सारी भूमि किस में निहित होगी, नगरपालिका में निहित होगी। शमशान, कब्रिस्तान, ये सारे के सारे भी क्या हो गए, यह भी किसकी संपत्ति होगी, नगरपालिका की संपत्ति होगी। क्या इसको बताना पड़ेगा कि नगरपालिका, नहीं बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें नगरपालिका बनते ही नगरपालिका में क्या हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे। इससे पहले मान लो कोई गांव था, उस गांव में कब्रिस्तान था तो उसके उसको केयर टेकर का काम कौन कर रही थी, पंचायत समिति। लेकिन जैसे ही वो नगरपालिका बनेगी तो अब उसकी मालिक कौन हो जाएगी, नगरपालिका हो जाएगी। आया समझ में। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ अपन। अगली धारा कह रही है, धारा 68, बड़ी हार्ड धारा है, समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। धारा 68 का हेडिंग क्या कह रहा है, भूमि का नगरपालिका में निहित होना व उसका व्ययन। अब कौन सी भूमि है जो नगरपालिका में निहित होगी, अपन ने तो धारा 68 में भी भूमि को निहित कर दिया था। लेकिन आप देखना कि जैसे नगरपालिका क्षेत्र होता है तो क्या शहर ही उसका क्षेत्र होता है कि नहीं, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर शहर के अलावा भी आसपास का एरिया भी नगरपालिका के अंदर क्या होता है, शामिल होता है। अब जो आसपास का एरिया है, उस आसपास के एरिया में जो सरकारी भूमि है, तो अपन एक पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर है भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंदर आया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 1956 जो भू राजस्व अधिनियम है, उस भू राजस्व अधिनियम में मान लो कोई जमीन आ रही है नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, और उस नगरपालिका क्षेत्र की जो भूमि है, उस भूमि की जमाबंदी के अंदर रिकॉर्ड किसके नाम है, राज्य सरकार के नाम है। नगरपालिका क्षेत्र है, नगरपालिका क्षेत्र में शहर के आसपास कोई भूमि है और जो भू राजस्व अधिनियम की जमाबंदी में किसके नाम आ रहा है, तो वो नाम आ रहा है राज्य सरकार के नाम। तो राज्य सरकार चाहे तो ऐसी भूमि को किसको सौंप दिया जा सकता है, जमाबंदी के अंदर। वो जमाबंदी के अंदर अब नाम चेंज होकर किसका नाम हो जाएगा, तो वो नाम अब चेंज होकर नगरपालिका का नाम हो जाएगा। कौन सौंप सकती है, राज्य सरकार चाहे तो ऐसी भूमि को सौंप सकती है, सौंपने का आदेश दे सकती है कि ये जो भूमि है जो मेरे नाम से, अब इसको मालिकाना हक किसको सौंप दिया जाए, तो ऐसी भूमि का नामांतरण सौंप दिया जाता है नगरपालिका को। यानी नगरपालिका का नाम, उस भूमि का म्यूटेशन खुल जाता है, नामांतरण खुल जाता है, यानी कागजों में ऐसी भूमि अब किसके नाम से जानी जाएगी, नगरपालिका के नाम से जानी जाएगी। जो पहले किसके नाम से जानती थी, राज्य सरकार के नाम से, जमाबंदी में उसका नाम था। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो ऐसी भूमि नगरपालिका को सौंप सकती है। यानी कहने का मतलब है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की वह भूमि जिसकी जमाबंदी में राज्य सरकार का नाम हो। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो ऐसी भूमि किसको सौंप सकती है, नगरपालिका को सौंप सकती है। यानी नगरपालिका के नाम अब क्या हो जाएगा, नामांतरण हो जाएगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा पटवारी जी से कि इसके नाम म्यूटेशन खुल जाए, तो अब वो म्यूटेशन या नामांतरण किसके नाम खुल गया, नगरपालिका के नाम खुल गया। नगरपालिका ऐसी भूमि का डिस्पोजल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। राज्य सरकार की जमीन थी, राज्य सरकार के नामांतरण था, राज्य सरकार ने किसके नामांतरण खुलवा दिया, नगरपालिका के। क्या नगरपालिका अब उस जमीन की मनमर्जी का मालिक हो जाएगी क्या, नहीं। राज्य सरकार उस जमीन का जो भी यूज करेगी, वो राज्य जो नगरपालिका है उस जमीन का जो भी यूज करेगी, उसमें पूर्व अनुमति किसकी चाहिए होगी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति चाहिए होगी। कौन सी जमीन, तो धारा 68A के अंदर नगरपालिका को मिल रही है। तथा इनका जो भी नगरपालिका क्या करेगी, डिस्पोजल करेगी, मतलब वहन करेगी, मतलब उनका यूज करेगी, तो वो भी कैसे होगा, पहले तो अनुमति किसकी चाहिए, राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा। फिर वहन डिस्पोजल करेगी तो भी कैसे करेगी, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार ही करेगी। ऐसे नहीं कि मनमर्जी के अनुसार। एक तो हो गया कि साहब बिना अनुमति कर नहीं सकते, आपने अनुमति ले ली लेकिन आप वो जो नियम और शर्तें लगा रहे हैं उनका पालन नहीं किया तो भी वो गलत होगा, शून्य माना जाएगा। तो अनुमति किसकी चाहिए होगी,
राज्य सरकार की। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो नियम और शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको इसका क्या करना होगा, व्ययन करना होगा या यूज करना होगा। ठीक है, उसके अलावा अपन देखते हैं कि नगर पालिका इसका जो डिस्पोजल कैसे करेगी, तो अपन देखते हैं कि इसका डिस्पोजल विकास करवा कर भी कर सकती है या बिना विकास करवाए भी कर सकती है। मतलब जो ऐसी जमीन है नगर पालिका जिसका क्या करना चाहती है, व्ययन करना चाहती है, मतलब उपयोग करना चाहती है, उसको डिस्पोजल करना चाहती है, तो उसका यूज कैसे करेगी, तो उसने उस क्षेत्र को क्या कर देगी, डेवलप करके भी कर सकती है। क्या डेवलप करना कंपलसरी है, क्या नहीं, नगर पालिका बिना डेवलप कराए भी कर सकती है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अनुमति किसकी चाहिए होगी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरी होगी, बिना पूर्व अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, वीआईपी है। राज्य सरकार चाहे तो ऐसी भूमि को, अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसे भूमि को किसे दे सकती है, नगर सुधार न्यास को दे सकती है या फिर विकास प्राधिकरण को दे सकती है। यानी कंपलसरी नहीं है कि सरकार के लिए जरूरी भी नहीं है कि ऐसी जमीन है जो नगर पालिका को दे, नगर पालिका को नहीं देके नगर सुधार न्यास भी होते हैं, कई जगह है अपने राजस्थान में, तो उन्हें दे सकती है। अगर उनको नहीं देना चाहे तो अपन बोल सकते हैं विकास प्राधिकरण को भी दे सकती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या राज्य सरकार चाहे तो विकास प्राधिकरण को भी दे सकती है या नहीं दे सकती, तो आपको ध्यान रखना है कि विकास प्राधिकरण को भी दे सकती है और जो नगर सुधार न्यास है उसको भी दे सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये धारा थोड़ी हार्ड है, आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अगली धारा है 69। धारा 69 क्या कह रही है, धारा 69 कहती है कि नगर पालिका को अपने कर्तव्यों को पूरा करने, ठीक है, और विकास कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित कर सकती है। नगर पालिका बन गई, एक तो अपन ने धारा 68 में पढ़ा था कि नगर पालिका बनते ही संपत्तियां नगर पालिका में क्या हो जाएगी, निहित हो जाएगी, सार्वजनिक संपत्तियां। लेकिन नगर पालिका बन गई, नगर पालिका बनने के बाद में अब नगर पालिका को क्या चाहिए, मान लो कि अपनी आवश्यकताएं, और मान लो आपके क्षेत्र की नगर पालिका और आपके क्षेत्र की नगर पालिका के पास में ऐसी भूमि नहीं है, और नगर पालिका को चाहिए कि मौके के ऊपर उसे ऐसी भूमि चाहिए जहां पे वो फायर ब्रिगेड बना सके, फायर ब्रिगेड का ऑफिस बना सके, ताकि कोई भी ऐसे आपके क्षेत्र में आगजनी घटना हो तो वो तुरंत वहां पे सप्लाई कर सके, पानी वगैरह की जो मशीनरी वहां पे उसका पूरा प्रॉपर ऑफिस बना सके। लेकिन उसके पास में जमीन नहीं है, नगर पालिका स्थापना के बाद में जरूरत पड़ी कि हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो नगर पालिका के पास में भूमि नहीं है या भूमि उस जगह पे नहीं है जहां पे इंपॉर्टेंट जगह उसको चाहिए होगी, तो नगर पालिका क्या भूमि अर्जित कर सकती है, क्या बिल्कुल अर्जित कर सकती है। कौन सी धारा है जो उन्हें परमिशन देती है, तो अपने को धारा कौन सी ध्यान रखना है कि धारा 69 ये कह रही है कि नगर पालिका भूमि अर्जित कर सकती है अपने कार्यों को करने के लिए। अब ये भूमि कैसे अर्जित करेगी, तो अपन देखते हैं कि भूमि का प्रकार कैसे होगा, तो चल हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है। फिर अपन ने पहले बात करी थी, वही बात हो रही है कि चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल यानी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की संपत्ति हो सकती है। कहां पर होगी, नगर पालिका के सीमा के बाहर भी हो सकती है, नगर पालिका सीमा के भीतर भी हो सकती है। यानी नगर पालिका की सीमा के भीतर और बाहर दोनों जगह ऐसी संपत्ति को नगर पालिका क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है। कौन सी धारा के तहत, तो अपन बात करें धारा 69 के तहत। फिर ठीक है, आगे देखते हैं नगर पालिका ऐसी संपत्ति को कैसे अर्जित करेगी, करार के द्वारा, यानी एग्रीमेंट के द्वारा भी नगर पालिका ऐसी संपत्ति को अर्जित कर सकती है। ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया और उस संपत्ति को क्या कर लिया, खरीद लिया। या फिर नगर पालिका क्या करेगी, पट्टे के द्वारा भूमि या भवन को क्या ले लेना, किराए पे ले लेना। मान लो सिटी के बीचों बीच नगर पालिका को कोई काम के लिए जमीन चाहिए, ठीक है, सपोज करो कि उसे मान लो डिस्पेंसरी खोलनी है, सिटी के बीच में खोलेंगे डिस्पेंसरी, बाहर तो खोल नहीं सकते। अब नगर पालिका के पास में बाहर तो खूब जमीन पड़ी है, लेकिन जहां जरूरत है सिटी के अंदर वहां पे उसके पास में जमीन नहीं है, तो ऐसी जमीन के लिए नगर पालिका क्या कर सकती है, नगर पालिका चाहे तो पट्टे पे ले सकती है, किराए पे ले सकती है, लीज पे ले सकती है, या फिर कोई अनुदान या जो ग्रांट होता है दान से भी ले सकती है। शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं जो दानदाता होते हैं, अगर उनसे बोला जाता है कि साहब हमें ऐसी डिस्पेंसरी बनानी है, तो वो दान भी कर सकते हैं अपनी जमीन। तो क्या नगर पालिका दान से भी जमीन ले सकती है, बिल्कुल नगर पालिका दान से भी क्या ले सकती है, जमीन ले सकती है। तो चल और अचल संपत्ति लेगी, जंगम या स्थावर ले सकती है, करार द्वारा ले सकती है, लीज द्वारा ले सकती है, या पट्टे द्वारा, दान या गिफ्ट द्वारा भी ले सकती है। यानी सभी प्रकार से नगर पालिका अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपत्ति ले सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है, ठीक है, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, और थोड़ा इस धारा के अंदर हार्ड भी था, कि नगर पालिका एक न्यासी ट्रस्टी बनने की भी क्या रखती है, योग्यता रखती है। अलग से पॉइंट है, नगर पालिका क्या रखती है, एक न्यासी या ट्रस्टी बनने की भी क्या रखती है, योग्यता रखती है। तो साहब अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये धारा 68 में भी पढ़ा था कि नगर पालिका क्या बनने की योग्यता रखती है, नगर पालिका ट्रस्टी या न्यासी बनने की योग्यता रखती है। लेकिन अपन ने धारा जो 68 के अंदर ट्रस्टी या न्यासी पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने ये था कि नगर पालिका बनने के बाद में नगर पालिका में जो भी संपत्ति निहित होगी वह संपत्ति नगर पालिका की मालिक नहीं होगी, नगर पालिका उसका ट्रस्टी या न्यासी के रूप में यूज करेगी। वो संपत्ति कैसी थी, सार्वजनिक संपत्ति थी,
यानी सार्वजनिक संपत्ति का 68 के अंदर वो ट्रस्टी और न्यासी बन के यूज कर रही है, उसका ध्यान रख रही है। क्या वो निजी संपत्ति का भी ऐसा कर सकती है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे क्या बताया गया, धारा 69 के अंदर बताया निजी संपत्ति के लिए भी नगरपालिका ऐसा कर सकती है, यानी निजी संपत्ति की भी नगरपालिका क्या बन सकती है, ट्रस्टी या न्यासी बन सकती है। अगर कोई नगरपालिका निजी संपत्ति की ऐसे बनती है तो कोई कानूनी ऐसे उसके ऊपर केस नहीं कर सकता कि साहब आप तो सरकारी काम कर रहे हो, आप नगरपालिका है, सरकारी काम करने वाली संस्था है, और वो कैसे निजी व्यक्ति की जमीन को भी ले लिया और उसके ऊपर क्या करिए, ट्रस्टी और न्यासी बन के बैठी है। तो इसके लिए ये धारा कौन सी दे रही है, परमिशन दे रही है। और इस धारा में क्या बताया गया है, इस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत यदि नगरपालिका क्षेत्र में, यानी पुराना एक्ट है भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, कहां की बात हो रही है, नगरपालिका क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को जनहित के लिए ट्रस्ट के रूप में नगरपालिका को सौंपना चाहे तो नगरपालिका इसे स्वीकार कर सकती है। सर समझ में नहीं है, वापस बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, मान लो सपोज करो आप बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी हो और आप अपनी संपत्ति को देना चाहते हो, आप ट्रस्टी के रूप में आप अपनी संपत्ति को देना चाहते हो और आपके पास में बहुत बड़ा भवन है और उस भवन को आप सौंपना चाहते हो, सर यहाँ पे अस्पताल खुल जाए और ये संपत्ति मैं अब किसको देना चाहता हूँ, नगरपालिका को देना चाहता हूँ। तो क्या नगरपालिका ऐसी संपत्ति को ग्रहण कर सकती है क्या, ट्रस्टी के रूप में? नगरपालिका कैसे ग्रहण करेगी, सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में, मालिक नहीं होगी, बस उसका संपत्ति का ख्याल रखेगी, भाई चलो यहाँ पे एक अच्छा काम हो रहा है उसके लिए ये संपत्ति नगरपालिका ने ले ली। तो उसके ऊपर कानूनी रूप से उसको नगरपालिका कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि साहब आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत, भारतीय न्यास अधिनियम के तहत नगरपालिका क्षेत्र का कोई भी जो भी व्यक्ति है अपनी संपत्ति देना चाहता है, नगरपालिका उसे क्या कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। सर ये एक्ट कैसे हुआ यहाँ पे, तो यानी वो जो व्यक्ति है अपनी संपत्ति को किसके रूप में रजिस्टर्ड करवाए, न्यास के रूप में, इस एक्ट के तहत रजिस्टर करवाई हुई संपत्ति नगरपालिका को सौंप सकता है और नगरपालिका उस संपत्ति को क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी एज ए ट्रस्टी के रूप में, ध्यान रखने वाले के रूप में। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन को जैसे डिस्पेंसरी की स्थापना के रूप में नगरपालिका को सौंपे तो नगरपालिका उसे ट्रस्टी के रूप में स्वीकार कर लेगी, यानी नगरपालिका के ऊपर कोई व्यक्ति अब केस नहीं कर सकता आपने कैसे स्वीकार कर ली। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि धार्मिक न्यास अधिनियम कौन सा, 1920 का, इसके अंदर कहा गया है कि इस एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड कोई भी धार्मिक ट्रस्ट अपनी संपत्ति का प्रबंधन नगरपालिका को सौंप सकता है और नगरपालिका उसे संभालने के लिए कानूनी रूप से क्या है, स्वतंत्र है, मतलब ले सकता है। बात किसकी हो रही है, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर भारतीय न्यास अधिनियम 1920 के तहत अगर कोई रजिस्ट्री ट्रस्ट है और उसकी कोई जमीन है, मान लो एक मंदिर है और मंदिर के पास में ही एक गार्डन है और गार्डन बहुत बड़ा है, मंदिर का गार्डन है, ट्रस्ट के रूप में मंदिर रजिस्टर्ड है। अब उस गार्डन का यूज या नगरपालिका को क्या सौंपा जा सकता है क्या, तो बिल्कुल नगरपालिका को सौंपा जा सकता है। नगरपालिका वो ट्रस्ट के रूप में क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी, साहब इसका प्रबंधन ध्यान रखने का काम हम कर लेंगे, नगरपालिका इसे एक्सेप्ट कर लेगी। आया समझ में? थोड़े ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अच्छा, अगली धारा के अंदर एक थोड़ा जो डाउट होता है उसको भी मैंने दूर करने का प्रयास किया है। धारा 68 और धारा 69 के अंदर बड़ा ही क्या है, डाउट है कि सर ये दोनों के अंदर कैसे क्या है। तो देखो, दोनों के अंदर संपत्ति क्या हो रही है, अर्जित हो रही है। दोनों के अंदर ही संपत्ति क्या हो रही है, अर्जित हो रही है। एक में निहित हो रही है, एक में क्या हो रही है, अर्जित हो रही है। तो धारा 68 में क्या हो रही है, निहित होना। नगरपालिका की स्थापना के समय ही नगरपालिका की संपत्ति क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। मतलब धारा 68 में क्या, नगरपालिका की स्थापना हुई, स्थापना के समय नगरपालिका को सारी संपत्ति क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यानी उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है, स्थापना के समय सारी संपत्ति उसे मिल जाएगी। नगरपालिका की स्थापना के समय की बात हो रही है। धारा 69 में कौन सी बात हो रही है, नगरपालिका के स्थापना के बाद में, मान लो 5 साल, 10 साल या अगले साल 20 साल, 100 साल बाद में नगरपालिका को कभी कोई संपत्ति की जरूरत पड़े कि मुझे ये संपत्ति चाहिए कोई काम करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, तो क्या नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। ये स्थापना के समय की बात हो रही है, ये बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बात हो रही है। फिर अपन इसमें देखते हैं कि राज्य सरकार नगरपालिका की स्थापना के समय ही नगरपालिका में संपत्ति वो क्या कर देगी, निहित कर देगी। जैसे सड़कें, पुल, ये तो अपन ने देख लिया था। इसको थोड़ा यहां समझने की जरूरत है कि ये जो संपत्ति, पहले ये जो चीजें, ये तो ऑटोमेटिक नगरपालिका को मिल गई। क्या नगरपालिका ने इसके लिए कोई पेमेंट किया था क्या, नहीं। नगरपालिका बनी और नगरपालिका बनते समय सरकार ने सारी संपत्ति नगरपालिका को दे दी, निहित कर दी। इसके लिए नगरपालिका को कोई रुपया खर्च नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे नगरपालिका को आवश्यकताएं की पूर्ति करने के लिए बाद में चाहिए जमीन, तो उसके लिए नगरपालिका का पैसा खर्च होगा। यानी ये कहना चाहती है नगरपालिका अपने पैसों से ये जमीन क्या करेगी, खरीदेगी। जैसे गार्डन बनाने के लिए, फायर स्टेशन बनाने के लिए। मतलब धारा 69 के तहत जो भी जमीन नगरपालिका अपनी जरूरत के लिए खरीदेगी उसके लिए पेमेंट कौन करेगा, नगरपालिका करेगी। ठीक है, नगरपालिका। अच्छा, इसके अंदर ये और देखना कि ये जो संपत्ति है, यहाँ पे जो नगरपालिका को संपत्ति मिली थी स्थापना के समय, क्या नगरपालिका इसी संपत्ति की मालिक थी क्या,
नहीं, अपन ने बोला था कि नगर पालिका ऐसी संपत्ति क्या है, ट्रस्टी है, न्यासी है, मतलब उसकी सिर्फ देखभाल करने तक का काम था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। राज्य सरकार जब चाहे वो उससे वो संपत्ति वापस ले सकती है। क्या यहां पर भी यही रूल लागू हो गया क्या? नहीं, यहां पर ये नगर पालिका ने संपत्ति खरीदी है या अनुबंध पे ली है, मतलब करार से लिए, पट्टे से, लीज से, जो भी ली है, ऐसी संपत्ति नगर पालिका ने अपने पैसे दिए हैं, तो सामान्यतः राज्य सरकार इसे वापस नहीं लेती है, क्योंकि इसमें किसका पैसा लगा हुआ है? नगर पालिका का पैसा लगा हुआ है। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि राज्य सरकार इस संपत्ति को वापस ले सकती है। यहां पे तो राज्य सरकार कभी भी वापस ले सकती है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अगली धारा है 69A। धारा कौन सी है? 69A। अभी अपन ने 69 पढ़ी है, अब अपन पढ़ रहे हैं 69A। ये तो जादुई धारा है एक तरह से, इसको क्या बोलते हैं? जादुई धारा बोलते हैं। जादुई धारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलता है और उसके अंदर आपको पट्टे मिलते हैं। तो कौन सी धारा के तहत मिलते हैं? 69A के तहत मिलते हैं। आप अभी कभी आपको पट्टे मिले हो प्रशासन शहरों के संग, तो उसमें आप देखना, उस पर लिखा होगा धारा 69A। इसमें क्या है? कतिपय भूमियों के अधिकारों का अभ्यर्पण यानी सरेंडर की स्वीकृति व पूर्ण स्वामित्व का क्या देना है? पट्टा देना है। मैं एक बार पहले आपको सीधा सीधा बता देता हूं कहने का मतलब इसका क्या है। इस धारा का मतलब यह है कि आप नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे हो, ठीक है, नगर पालिका बनने से पहले रह रहे हो, नगर पालिका बनने के बाद में रह रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत पुराने रह रहे हो, ठीक है, और आप वहां उस क्षेत्र के निवासी और आपके पास में उस जगह, जिस जगह पे आप रह रहे हो, उस जगह का स्वामित्व का कोई पुराना डीड है, या राजा साहब ने आपको जमीन वो दान में दे दी, तो दान का वो ताम्र पत्र लिखा हुआ आपके पास में पड़ा है, या फिर आपके पास में ऐसा कोई सबूत है जो आपको स्थापित करता है कि आप इस जमीन के क्या हो, मालिक हो, आप वर्षों से रह रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत पुराने रह रहे हो, तो उस जमीन का मालिकाना हक का क्या होगा? तो इसके अंदर कहना चाहते हैं पुराने रिकॉर्ड के अंदर आपका कहीं भी नाम हो कि साहब ये बहुत पुरानी यहाँ पे रह रहे हैं, मालिकाना हक है इनका, या फिर आपका कोई डीड बनी हुई हो और उस डीड के तहत आप रह रहे हो, या फिर आपको मान लो राजा साहब के जमाने का आपको क्या मिला है? ताम्र पत्र मिला हुआ है, मतलब राजा साहब के जमाने में कोई गांव था और उस गांव में उस जमाने में आप रह रहे थे और आपके पास में ताम्र पत्र पड़ा है। अब आप नगर पालिका बन गई और नगर पालिका बनने में आप शहर में आ गए, अब उस जमीन के तो आपके मालिकाना हक ही नहीं है। तो नगर पालिका ने बोला 69A के तहत आप क्या करोगे? ये जो आपके जो दस्तावेज है, इन दस्तावेजों को लेके कहां जाओगे? नगर पालिका में जाओगे और बोलोगे ये मेरे मालिकाना हक के दस्तावेज हैं। नगर पालिका इनको जांच करेगी, आप नगर पालिका को सरेंडर कर दोगे कि साहब ये संभालो आप तो कागज, और चेक कर लो मेरे कागज बिल्कुल ओरिजिनल है। अब इसके बाद में क्या होगा कि नगर पालिका, इसके बाद में नगर पालिका को आपके कागज सही लगेंगे कि वाकई में आप जेन्युइन पर्सन हो, आपके कागज सही हैं, तो नगर पालिका आपको क्या दे देगी? पूर्ण स्वामित्व का क्या दे देगी? पट्टा दे देगी, ठीक है, यही कहना चाहता है ये। ऐसे लोग जो नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से गैर कृषि भूमि में रह रहे हो, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे हो और गैर कृषि भूमि यानी आबादी भूमि में आगे और आबादी भूमि में रह रहे हो, और अपनी भूमि के मालिकाना हक में पुराने दस्तावेज जो भी उनके पास में, एग्जाम्पल अपन पुराने रिकॉर्ड है, डीड है, ताम्र पत्र है, वो सारे अपने मालिकाना हक के जो दस्तावेज वो ले जाके कहां सरेंडर करने? नगर पालिका को सौंप देने कि साहब ये पकड़ो दस्तावेज। नगर पालिका उनका क्या करेगी? जांच करेगी, और नगर पालिका अपनी भूमि के पूर्ण स्वामित्व का क्या दे देगी? पट्टा प्राप्त करने नगर पालिका में सरेंडर करने होंगे, और बदले में नगर पालिका आपको क्या देगी? पूर्ण स्वामित्व का पट्टा मिल जाएगा। पूर्ण स्वामित्व का क्या मिल जाएगा? पट्टा मिल जाएगा। क्या इसके लिए नगर पालिका कोई फीस या शुल्क लेगी क्या? बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्धारित फीस या शुल्क है वो क्या लेगी? नगर पालिका लेगी, लेकिन बदले में आपको उसका क्या मिल जाएगा? मालिकाना हक मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर सरकार ने क्या दी है? सुविधा दी कि आपके पुराने रिकॉर्ड है उनको भी अब हम क्या ठहरा देंगे? लीगल ठहरा देंगे। भाई राजा साहब के जमाने का आपको ताम्र पत्र मिला हुआ है, क्या इस ताम्र पत्र को वहां उस जमाने में वैल्यू थी, क्या अभी वैल्यू है क्या? बिल्कुल, सरकार ने बोला है कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी है जमीन के मालिकाना हक का जिसके ऊपर आप रह रहे हो और आपका मालिकाना हक का दस्तावेज है, तो बोला कि हमें सरेंडर कर दो, बदले में हम आपको क्या दे देंगे? स्वामित्व का पट्टा दे देंगे, और इसके बदले में हम आपसे नॉर्मल सी फीस ले लेंगे, और बदले में आप कभी लोन भी लेना चाहो तो ऐसी चीजों के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? नगर पालिका के पट्टे पे लोन मिल जाएगा। ताम्र पत्र पे लोग बैंक लोन नहीं देंगे, लेकिन पट्टे के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। कहने का मतलब उस जमीन का आपको अब क्या मिल जाएगा? विधिपूर्ण मालिकाना हक मिल जाएगा, ठीक है। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा है 70, भूमि का अनिवार्य अर्जन, ठीक है। अपन ने सर पहले भी 69 में पढ़ा था कि नगर पालिका के पास में भूमि को अर्जन करने की क्षमता है। आप यहां भी वापस बोल रहे हो भूमि का अनिवार्य अर्जन। तो देखो, नगर पालिका को विकास का कोई काम करवाना है, और उस विकास के काम करवाने के लिए नगर पालिका को जमीन चाहिए। तो अपन ने बोला था सर 69 में भी पढ़ा था कि नगर पालिका को जमीन चाहिए तो नगर पालिका ले सकती है। नगर पालिका कैसे लेगी? कि नगर पालिका करार भी कर सकती है, नगर पालिका पट्टा भी ले सकती है, नगर पालिका गिफ्ट या दान भी ले सकती है, नगर पालिका इन प्रकार से संपत्ति ले सकती है। तो फिर यहां पे ये बात कैसे है? तो मान लो 69 के अंतर्गत नगर पालिका को कोई जमीन चाहिए,
और नगर पालिका को जमीन देने के लिए मान लो आपकी जमीन है, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा, और नगर पालिका को कोई यूज ऐसा है कि उसके लिए उसी जगह की पर्टिकुलर जगह के ऊपर नगर पालिका को जमीन चाहिए सार्वजनिक हित के लिए, निजी हित के लिए नहीं, नगर पालिका को सार्वजनिक हित के लिए वो जमीन चाहिए, और नगर पालिका धारा 69 के तहत आपसे मांगते हैं और आपने मना कर दिया कि सॉरी सर मैं ये जमीन आपको नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा? तो ये नगर पालिका रिक्वेस्ट करेगी, किसको रिक्वेस्ट करेगी? राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करेगी, सर मुझे ये जमीन चाहिए और मुझे ये जमीन आप दिलाओ। वापस बता देता हूं, नगर पालिका को सार्वजनिक हित के लिए, यथा जैसे सड़क चोरी करना हो, अस्पताल का निर्माण करना हो, या कुछ भी सार्वजनिक हित का काम करना हो, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपको जमीन चाहिए, आवश्यकता हो, तथा कोई व्यक्ति धारा 69 के तहत भूमि को देने के लिए तैयार नहीं हो, ना तो वो लीज पे देने के लिए तैयार हो, ना वो पट्टे पे देने के लिए तैयार हो, ना वो दान देने के लिए तैयार हो, ना वो बेचने के लिए तैयार हो, ना वो किराए देने के लिए तैयार हो, किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो, तो फिर जमीन कैसे लेगी? तो बोला गया है कि नगर पालिका किसको अनुरोध करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, नगर पालिका किसको रिक्वेस्ट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी। अच्छा, राज्य सरकार संतुष्ट होगी कि भूमि राज्य सरकार क्या होगी? भूमि सॉरी राज्य सरकार संतुष्ट होने के ऊपर ही ये जमीन क्या की जाएगी? ली जाएगी। मतलब नगर पालिका ने किसको बोला कि सर हमें तो ये जमीन दे नहीं रहे, आप ये जमीन हमें दिलाओ। अब नगर पालिका की जो मांग है उसके ऊपर राज्य सरकार ध्यान भी तो देगी ना, कहीं नगर पालिका ने गलत डिमांड तो नहीं कर ली है। तो नगर पालिका जो राज्य सरकार वो चेक करवाएगी कि जमीन वाकई में सही है, इनको जरूरत है क्या, वाकई में इस जमीन के बिना काम नहीं हो सकता, इस विकास के लिए जमीन जरूरी है। अगर राज्य सरकार वहां पे सेटिस्फाई हो गई तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत, पुरानी बातें हैं अब नया आ गया है, तो उसके तहत जमीन को क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी। उसके तहत जमीन को क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी। नगर पालिका नहीं ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार के पास में ये पावर है कि लोकहित के लिए वो जमीन को ले सकती है। अब जो वर्तमान में जो कानून चल रहा है उसका नाम है उचित प्रतिकार व पारदर्शिता अधिकार भूमि अर्जन एक्ट 2013 के तहत नया एक्ट आ गया है भूमि को, लैंड को लेने के लिए। इस एक्ट के तहत राज्य सरकार क्या करेगी? संबंधित व्यक्ति से जबरन वसूली कर सकती है कि साहब ये जमीन हमें चाहिए और ये हमें आपको देनी पड़ेगी। कौन से एक्ट के तहत? 2013 के इस एक्ट के तहत नगर पालिका राज्य सरकार जमीन उस व्यक्ति से ले लेगी। क्या जबरन जो जमीन ली जा रही है उस बदले में व्यक्ति को जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, बिल्कुल जो प्रॉपर मुआवजा होता है, यानी जो जमीन की लागत होती है उसके कई गुना ज्यादा उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, तब जाके वो जमीन वो मिलती है। तो ऐसी भूमि जो आपने नगर पालिका, राज्य सरकार नगर पालिका के लिए ले रही है, उस जमीन के लिए जो पैसे का भुगतान होगा वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी या नगर पालिका करेगी? तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार सिर्फ लेके दे रही है, पैसा किसको देना है? तो पैसा नगर पालिका को ही देना है। संबंधित व्यक्ति को मुआवजा या हर्जाना जो भी है नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। मतलब पैसा राज्य सरकार नहीं देगी, राज्य सरकार सिर्फ लेने का काम करेगी, पैसा नगर पालिका का ही होगा। अब यह भूमि किसमें निहित मानी जाएगी? नगर पालिका में निहित मानी जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि नगर पालिका का पैसा लगाया तो भूमि की मालिक भी अब कौन होगी? नगर पालिका होगी। क्या राज्य सरकार इस भूमि को वापस ले सकती है? क्या नहीं। अगर नगर पालिका उससे जिस काम के लिए उसने लिया है उसका यूज नहीं कर रही है तो राज्य सरकार वापस ले सकती है, सामान्यतः राज्य सरकार वापस नहीं लेगी। फिर अपन देखते हैं कि ये जमीन कहां हो सकती है? नगर पालिका सीमा के अंदर भी हो सकती है, नगर पालिका सीमा से बाहर भी हो सकती है। वापस एक बार बता देता हूं, धारा 70 ये कह रही है कि आपको नगर पालिका को विकास के कार्यों के लिए जमीन चाहिए, और धारा 69 के अंतर्गत कोई व्यक्ति आपको जमीन देने के लिए, उस जमीन को देने के लिए तैयार नहीं हो, उस जमीन के बिना आपका विकास कार्य कंप्लीट नहीं हो रहा हो, तो आप राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज आप ये जमीन हमें लेके दीजिए। राज्य सरकार को लगेगा कि वास्तव में नगर पालिका को जमीन की रिक्वायरमेंट है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? उस जमीन को एक्वायर करके दे देगी। अब उस जमीन के पेटे में जो भी पैसे लगेंगे उसका पैसे का भुगतान नगर पालिका करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी, और ये जमीन लेके राज्य सरकार नगर पालिका को दे देगी, यानी नगर पालिका में निहित हो जाएगी। अब ये जमीन जो नगर पालिका सीमा के भीतर भी ले सकती है और नगर पालिका सीमा के बाहर भी ले सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी जो क्लास है, जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अच्छी नहीं लगती है तो भी आप बता सकते हैं हमें अच्छी नहीं लगी है, कोई बात नहीं है, सुधार की और ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।